उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 25 किलोमीटर दूर है तहसील मोहनलालगंज। इसी तहसील के कोराना गांव में 70 साल के बाबूलाल रावत अपने इकलौते बेटे रामकिशुन उर्फ कालिया, उसकी पत्नी रेखा और बच्चों के साथ रहते थे। बाबूलाल खेती किसानी करके परिवार का गुजारा करते थे। इस गांव के तमाम लोग नशा करने के आदी हो गए थे। गांव के लोगों की संगत का असर रामकिशुन पर भी हुआ। वह भी शराब के अलावा दूसरी तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करने लगा। लंबे समय तक नशे में रहने का प्रभाव रामकिशुन के शरीर और सोच पर भी पड़ रहा था। वह पहले से अधिक गुस्से में रहने लगा था। चिड़चिड़े स्वभाव की वजह से वह बात बात पर मारपीट करने लगता। केवल बाहर के लोगों के साथ ही नहीं बल्कि घर में भी वह पत्नी और बच्चों से झगड़कर मारपीट करता था। उसकी नशे की लत से घर के ही नहीं मोहल्ले के लोग भी परेशान रहते थे। रात में जब वह ठेके से शराब पीकर चलता तो गांव में घुसते ही गाली देनी शुरू कर देता था। चीख चीख कर गाली देने से गांव वालों को उसके घर लौटने का पता चल जाता था। घर पहुंचते ही वह घर में मारपीट करने लगता था, कभी पिता से, कभी पत्नी से तो कभी बेटे के साथ। जून 2019 के पहले सप्ताह की बात है। रामकिशुन नशे में धुत होकर घर आया। पत्नी रेखा ने उसे समझाना शुरू किया, इतनी रात गए शराब पी कर घर आते हो, ऊपर से लड़ाई झगड़ा करते हो, यह कोई अच्छी बात है क्या? जानते हो तुम्हारी वजह से गांव वाले कितना परेशान होते हैं। रामकिशुन भी लड़खड़ाई आवाज में बोला, मैं शराब अपने पैसे से पीता हूँ, इससे गांव वालों का क्या लेना देना? किसी के कहने का मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम भी कान खोल कर सुन लो, मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो, बस अपना काम करो। रेखा भी मानने वाली नहीं थी। उसे पता था कि वह अभी नशे में है। ऐसी हालत में समझाने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुबह नशा उतरने पर वह सब भूल जाएगा। इससे बेहतर तो यह है कि इससे कल दिन में बात की जाए। अगले दिन रेखा ने घर वालों के सामने पति रामकिशुन को समझाना शुरू किया। शुरुआत में तो वह इधर उधर की बातें करके खुद को बचने की कोशिश करता रहा। इसके बाद भी जब रेखा ने रात के नशे की बात को लेकर बवाल जारी रखा तो रामकिशुन झगड़ा करने लगा। रेखा भी चुप रहने वालों में नहीं थी। उसने झगड़े के बीच ही अपना फैसला सुना दिया, अगर तुम नहीं सुधर सकते तो अपना घर संभालो, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। रेखा की धमकी ने 1 से 2 दिन तो असर दिखाया। इसके बाद रामकिशुन फिर से नशा करके आने लगा। अब पानी सिर से ऊपर जा रहा था। रेखा ने सोचा कि समझौता करने से कोई लाभ नहीं, उसे घर छोड़कर चले जाना चाहिए। इसके बाद रेखा पति और बेटे को छोड़कर अपने मायके चली गई। रामकिशुन नशे का आदी था। पत्नी के घर छोड़कर जाने का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि पत्नी के जाने के बाद तो वह और भी अधिक आजाद हो गया। वह देर रात तो वापस आता ही अब वह दिन में भी नशा करने लगा था। नशे में वह घर में सभी से मार पिटाई करता था। उसकी पत्नी रेखा 15 दिन बीत जाने के बाद भी घर वापस नहीं आई थी। ऐसे में घर की जिम्मेदारी भी रामकिशुन के ऊपर आ गई थी, जिससे वह और भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया था। 18 जून 2019 की शाम 5 बजे रामकिशुन नशे में धुत होकर घर आया। सुबह वह अपने बेटे रामकरण को घर के कुछ काम करने के लिए कह कर गया था। वह काम पूरे नहीं हुए तो गुस्से में आकर रामकिशुन ने बेटे रामकरण की पिटाई शुरू कर दी। अपने पोते की पिटाई होते देख रामकिशुन के पिता बाबूलाल गुस्से में आ गए। उन्हें नशा करने की वजह से बेटे पर गुस्सा तो पहले से था, अब यह गुस्सा और भी अधिक बढ़ गया था। वह बोले, पत्नी घर छोड़कर चली गई, इसके बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया कि शराब छोड़ दो, ध्यान रखो, यदि नशा करना बंद नहीं किया तो एक एक करके सारा परिवार तुम्हें छोड़ देगा। बेटे को पीटते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही?
रामकिशुन ने पिता की बात को दरकिनार करके बेटे की पिटाई जारी रखी। वह बोला, जब मैं इसे समझा कर गया था तो इसने काम क्यों नहीं किया? इसकी माँ घर छोड़कर चली गई है तो बदले में इसे ही काम करना होगा। बाबूलाल अपने पोते को बचाने के लिए आए तो वह बोला, देखो, यह मामला हमारे बाप बेटे के बीच का है, तुम बीच में मत बोलो। यह कहकर उसने पिता को झगड़े से दूर रहने को कहा। बाबूलाल के हाथ में कुल्हाड़ी थी। वह जंगल से लकड़ी काटकर वापस आ रहे थे। पोते की पिटाई का विरोध करते और उसे बचाने के प्रयास में कुल्हाड़ी रामकिशुन को लग गई। इससे उसकी आंखों के पास से खून निकलने लगा। रामकिशुन को इस बात की गलतफहमी हो गई कि पिता ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया है। आंख के पास से खून बहता देखकर वह पिता पर आग बबूला हो गया। रामकिशुन बेटे को पीटना छोड़कर पिता बाबूलाल की तरफ बढ़ गया। उसने पिता के हाथ से कुल्हाड़ी लेकर फेंक दी और डंडे से पिता की पिटाई शुरू कर दी। पिटाई में बाबूलाल का सिर फूट गया, पर इस बात का ख्याल रामकिशुन को नहीं आया। बेतहाशा पिटाई से बाबूलाल की हालत खराब हो गई। रामकिशुन उन्हें मरणासन्न अवस्था में छोड़कर भाग निकला। बाबूलाल की खराब हालत देखकर पोता रामकरण बाबा को इलाज के लिए सिसेंडी कस्बे के एक निजी अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने बाबूलाल की खराब हालत और पुलिस केस देखकर जवाब दे दिया। वहां से निराश होकर रामकरण बाबा को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहनलालगंज ले गया। वहां डॉक्टरों ने बाबूलाल की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। ट्रामा सेंटर के डॉक्टरों ने बाबूलाल को एडमिट कर इलाज शुरू कर दिया। बाबा के इलाज में पैसा खर्च होने लगा। रामकरण के पास जो पैसे थे वह जल्दी ही खत्म हो गए। रामकरण ने पैसों के इंतजाम के लिए प्रयास किए, पर कोई मदद करने वाला नहीं था। लोगों ने समझाया कि पैसे नहीं हैं तो अब बाबूलाल को यहाँ रखना ठीक नहीं है, अच्छा होगा कि घर पर ही रखा जाए, वहीं इनकी सेवा की जाए। इलाज का कोई रास्ता न देखकर रामकरण ने डॉक्टरों से कहा कि उसके पास पैसे खत्म हो चुके हैं, ऐसे में हम बाबा को अपने गांव वापस ले जाना चाहते हैं। डॉक्टरों से मिन्नतें करके रामकरण अपने बाबा को अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर घर ले आया। उसी दिन देर रात बाबूलाल ने अपने घर पर दम तोड़ दिया। बाबूलाल की मौत के बाद सुबह को रामकरण ने पूरे मामले की सूचना मोहनलालगंज पुलिस को दे दी तो इंस्पेक्टर GD शुक्ला बाबूलाल के घर पहुंच गए। जरूरी कार्रवाई करके पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस ने रामकरण की सूचना पर उसके पिता रामकिशुन के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करके उसकी पड़ताल शुरू कर दी। इंस्पेक्टर GD शुक्ला ने एक पुलिस टीम का गठन करके रामकिशुन की तलाश शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस को पता चला कि रामकिशुन गांव के बाहर छिपा हुआ है। पुलिस ने पिता बाबूलाल की हत्या के आरोप में रामकिशुन को गांव के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। अगर रामकिशुन नशे का आदी नहीं होता तो वह पिता की हत्या नहीं करता और न ही उसे जेल जाना पड़ता। नशे की आदत ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया।